नमस्कार दोस्तों। मैं आज की वीडियो में जाने से पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। और क्वेश्चन है कि अगर मान लो किसी अक्यूज के ऊपर रेप करने का आरोप है और ये प्रूव हो जाता है कि हाँ उसने प्रोसिक्यूट्रिक्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था, इट इज प्रूवन फैक्ट, कोर्ट के सामने प्रूव कर दिया जाता है। दूसरा, साथ में वो जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है जिसके साथ रेप हुआ, वो कोर्ट में अपीयर होती है और अपनी डिपोजिशन में कहती है कि जो ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स इस एक्यूज पर्सन ने मेरे साथ किया, उसमें मेरी कंसेंट नहीं थी। मेरी बिना कंसेंट के ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स इस एक्यूज पर्सन ने किया है। तो सेक्शन 120 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो पहले 114 कैपिटल ए इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करती थी, वो कहती है कि अब कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि कंसेंट नहीं थी ऐसी प्रोसिक्यूट्रिक्स की। इट मींस ऐसे एक्यूज ने बिना वुमेन की कंसेंट के जब सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, तब तो वो रेप की कैटेगरी में आ ही जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि ये जो मैंने अभी बोला, ये कितना ठीक बोला है और कितना गलत बोला है, आपको इसका जवाब देना है। आप सभी लीगल फील्ड के लोगों ने सेक्शन 114 कैपिटल ए और नाउ सेक्शन 120 भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ी होंगी। तो आपका जवाब बताइए क्या कहता है? क्या ऐसी प्रिजम्पशन कोर्ट रेज कर सकता है या नहीं कर पाएगा? नमस्कार दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज चैप्टर नंबर 7, उसका लास्ट सेक्शन होगा सेक्शन 120 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो पहले सेक्शन 114 कैपिटल ए आईपीसी सॉरी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 हुआ करता। इस सेक्शन का मैं सबसे पहले आपको हेडिंग दिखाना चाहूंगा। हेडिंग अपने आप में कुछ कहता है, जो शायद आपको अंदर बॉडी में जब आप पढ़ेंगे तो वो जो कहता है हेडिंग, वो शायद मिसिंग मिलेगा। इसलिए पहले मैं आज आपको इस सेक्शन का हेडिंग जरूर दिखाना चाहूंगा। और हेडिंग कहता है प्रिजम्पशन एज टू एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन सर्टेन प्रोसिक्यूशन फॉर रेप। एक तरीके से सिंपल साधारण हिंदी देखें अगर इसकी, तो यह कहता है कि रेप के प्रोसिक्यूशन में, रेप का जो अभियोजन किया जा रहा है बलात्कार का, तो उस अभियोजन में कोर्ट को कोर्ट प्रिजम्पशन कर सकती है कि कंसेंट, सहमति अनुपस्थित थी, सहमति नहीं थी। लेकिन आपको एक वर्ड की तरफ आपकी अटेंशन लेकर जाना चाहूंगा। वर्ड है यहां पर सर्टेन प्रोसिक्यूशन। इट मींस कि सारे के सारे प्रोसिक्यूशन ऑफ रेप के लिए ये सेक्शन अवेलेबल नहीं है। तो आज अपने माइंड से एक बात तो बिल्कुल निकाल दीजिए कि ये सेक्शन हर रेप के प्रोसिक्यूशन में एप्लीकेबल होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर्टेन प्रोसिक्यूशन फॉर रेप है, यानी कुछ ही मामले हैं बलात्कार के जहां पर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगी। और अगर आप ध्यान से पढ़ते होंगे और मेरे व्यूअर हैं और एक एक वर्ड को आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको बॉडी में से भी चमकेगा, मेन प्रोविजन में भी दिखेगा कि हाँ, सभी रेप के लिए एप्लीकेबल नहीं है। देखिए क्या लिखा है सेक्शन 120 में, इन अ प्रोसिक्यूशन फॉर रेप। तो यहां से ऐसा लगता है कि अगर रेप का केस है देन सेक्शन 120 एप्लीकेबल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों। देखिए रेप एक बहुत बड़ा सर्कल है, इसके अंदर बहुत सारे रेप इंक्लूड। लेकिन रेप जब आप भारतीय न्याय संहिता में पढ़ेंगे सेक्शन 63, उसके आगे 64, 65, 66, 67, आगे तक आप पढ़ते जाइए, जितनी भी रेप की डेफिनेशंस हैं, हर सेक्शन में एक अलग टाइप का रेप है। इट मींस इस सारे के सारे बड़े सर्कल को अगर हम रेप मान लें, तो इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे इस तरीके से अलग अलग रेप हैं। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि ये सेक्शन 120 क्या इन सारे के सारे रेप पर एप्लीकेबल है, या केवल और केवल इस पर, केवल इस पर, या इस पर, या इन दोनों पर, या इन तीनों पर, किस पर एप्लीकेबल है? तो देखिए इस फ्रेज को आगे एक्सप्लेन कर दिया और वहां कहा गया है कि इन अ प्रोसिक्यूशन फॉर रेप
अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 64 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। इट मीन्स सेक्शन 120 जो एप्लीकेबल होगी केवल और केवल सेक्शन 64 के अंदर जो सबसेक्शन 2 में रेप लिखा गया है केवल और केवल उतने पर एप्लीकेबल होती है। अदरवाइज सेक्शन 64 की सबसेक्शन 1 में भी लिखे हुए रेप के प्रोसिक्यूशन पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होती। इट मींस एक छोटा सा एरिया है जहां पर रेप का अगर ऑफेंस फॉल करेगा देन ही ये सेक्शन 120 एप्लीकेबल होगी। अब वो कौन से एरिया होंगे उनको मैं थोड़ी देर में अभी आपको दिखाऊंगा। बड़ी ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों आज के मामले में। तो मैं बताऊंगा ये कि देखिए जब भी प्रिजम्पशन की बात आती है तो बेसिक बात मेरी आपको याद रखनी है। प्रिजम्पशन कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होती है। इंडिपेंडेंट मींस ऐसा नहीं है कि सीधा कोर्ट लॉ ने कह दिया कि आप प्रिज्यूम कर लेना कि इस लेडी की कंसेंट नहीं थी। नो, ऐसा नहीं। ये भी किसी ना किसी दूसरे फैक्ट पर डिपेंडेंट होगी। तो वो फैक्ट कौन से जिन पर डिपेंडेंट होती है प्रिजम्पशन, वो फैक्ट कौन से हैं? मैं ऐसे हर फैक्ट को फंडामेंटल फैक्ट कहता आया हूं। फंडामेंटल फैक्ट देख किसी ने ये पूछा था कमेंट करके दोस्तों कि साहब आप कहते हैं कि फंडामेंटल फैक्ट को प्रूव किया जाएगा तभी प्रिजम्पशन रेज की जा सकती है, तो वो फंडामेंटल फैक्ट कानून में कहां लिखे गए? ऐसा एक कमेंट किया था मेरे व्यूअर ने, तो मैं आज उनको याद आ गया तो मैं जवाब दे रहा हूं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में जाकर फंडामेंटल फैक्ट को डिफाइन किया गया, नहीं। हर प्रिजम्पशन की सेक्शन में, हर बर्डन ऑफ प्रूफ की सेक्शन में कुछ फैक्ट ऐसे दिए गए हैं, इट इज सोन और इट इज प्रूव्ड, ऐसे करके उसके आगे जो कुछ लिखा जाएगा फैक्ट, वो फैक्ट फंडामेंटल फैक्ट। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि हर प्रिजम्पशन की सेक्शन और बर्डन ऑफ प्रूफ की सेक्शन में आप देखेंगे तो वहां पर लिखा गया होगा कि पहले एक पार्टी को ऐसा ऐसा प्रूव करना है या ऐसा ऐसा शो करना है। तो जैसा जैसा प्रूव करना है और जैसा जैसा शो करना है उन्हीं फैक्ट को फंडामेंटल फैक्ट कहा जाता है, क्योंकि जब तक आप वैसा वैसा शो नहीं करेंगे, मींस फंडामेंटल फैक्ट को शो नहीं करेंगे या प्रूव नहीं करेंगे, तब तक प्रिजम्पशन एप्लीकेबल नहीं होती है। इट मींस फंडामेंटल फैक्ट अपने आप में उसी सेक्शन में लिखे होते हैं, आपको आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है। और आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल सा फैक्ट फंडा है कि आप देखिए इट इज सोन और इट हैज बीन प्रूव्ड, उसके आगे जो फैक्ट लिखे हैं देन वो फैक्ट फंडामेंटल फैक्ट कहलाएंगे। तो अगेन जब तक फंडामेंटल फैक्ट प्रूव नहीं हो जाएंगे तब तक प्रिजम्पशन रेज नहीं होगी। इसलिए हर प्रिजम्पशन के सेक्शन में आपकी ड्यूटी बनती है कि आप फाइंड आउट करें कि वो फंडामेंटल फैक्ट कौन से हैं। तो इस सेक्शन के लिए फंडामेंटल फैक्ट देखते हैं कौन से हैं। तो सबसे पहला फंडामेंटल फैक्ट है कि जो रेप का केस हो, वो जो ऑफेंस है रेप का, वो 64 सबसेक्शन 2 BNS का होना चाहिए। अदरवाइज ये तो बेसिक है, ये बेसिक है कि अगर इस ऑफेंस का प्रोसिक्यूशन नहीं है तो फिर 120 एप्लीकेबल नहीं होगी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब फंडामेंटल फैक्ट देखिए, अगर मान लीजिए कि यही ऑफेंस है देन कहा गया है वेयर सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय द एक्यूज्ड इज प्रूव्ड। अभी यही बता रहा था मैं आपको कि कुछ फैक्ट प्रूव करना पड़ेगा, तो कह दिया कि क्या प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला फंडामेंटल फैक्ट इज सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय द एक्यूज। ये है पहला फंडामेंटल फैक्ट कि एक्यूज जिसके ऊपर आरोप है उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था। सेक्सुअल इंटरकोर्स किसके साथ में? प्रोसिक्यूट्रिक्स के साथ में, विक्टिम के साथ में, जिसने आरोप लगाया है लेडी ने कि मेरे साथ रेप किया है, उसके साथ में एक्यूज ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था। ऐसा प्रूव करना पड़ेगा। इट मींस फंडामेंटल फैक्ट नंबर 1। अगर ये प्रूव नहीं हुआ देन इस सेक्शन का ऑफेंस होने के बावजूद भी प्रिजम्पशन रेज नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो बेसिक फैक्ट है, फंडामेंटल फैक्ट है, ये प्रूव कर दिया गया। एक फंडामेंटल फैक्ट एंड एंड दूसरी बात, क्वेश्चन होना चाहिए, द क्वेश्चन इज
whether it was without the consent of the woman alleged to have been raped. दूसरी बात, एंड से जोड़ा है ना, एक क्वेश्चन होना चाहिए कोर्ट के सामने, क्या ये जो इंटरकोर्स था, सेक्सुअल इंटरकोर्स था, क्या ये ऐसी वुमेन जिसके ऊपर रेप का किया जाना आरोप है, ऐसी वुमेन की कंसेंट के बिना हुआ था ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स? अगर ये क्वेश्चन कोर्ट के सामने नहीं है तो भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। इट मींस प्रोसिक्यूट्रिक्स ने अपनी कंसेंट नहीं दी थी, ये क्वेश्चन कोर्ट के सामने होना चाहिए। अगर कंसेंट का क्वेश्चन नहीं है तो भी नहीं ये रेज होगी। अगेन एंड, तीसरा फंडामेंटल फैक्ट, एंड सच वुमेन स्टेट्स इन हर एविडेंस बिफोर द कोर्ट दैट शी डिड नॉट कंसेंट। ये तीसरा फंडामेंटल फैक्ट है। अगर ये भी पूरा नहीं हुआ तो भी इस सेक्शन की प्रिजम्पशन रेज नहीं होगी। और तीसरा ये है कि वो लेडी, सच वुमेन मीन सच, सच जहां पर ये वर्ड आए ना सच, आपका माइंड थोड़ा सा हिलना चाहिए, देखना चाहिए कौन सी वुमेन की बात हो रही है। सच वुमेन, सच वुमेन मींस ऐसी वुमेन अलेज्ड टू हैव बीन रेप्ड, जिसके ऊपर रेप किया गया है ऐसा आरोप है, ऐसी वुमेन स्टेट्स, बोलती है, इन हर एविडेंस। इन हर एविडेंस का मतलब, एविडेंस वही कही जाती है जब विटनेस कोर्ट के सामने आता है और क्या उसने देखा, क्या उसने सुना, क्या अपनी इंद्रियों से महसूस किया, वो कोर्ट को बताए आकर, देन जो कुछ उसने ये बताया, इट इज कॉल्ड एविडेंस। तो ये विक्टिम आती है कोर्ट में, स्टेट्स इन हर एविडेंस, और जो उसने गवाही दी उसमें बोलती है, क्या बोलती है, और ये स्टेटमेंट कहां है, बिफोर द कोर्ट। वो कहती है शी डिड नॉट कंसेंट, उसने अपनी सहमति नहीं दी थी ऐसे सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। देन अब आता है कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी और कैसी प्रिजम्पशन होगी। द कोर्ट शैल, बाउंडेशन है कोर्ट के ऊपर, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट शी डिड नॉट कंसेंट। अब कोर्ट ने प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा कि ऐसी लेडी ने, जो आरोप लगाया है, ऐसी लेडी ने कंसेंट नहीं दी थी, ये ऐसा कोर्ट ने प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा। और जैसे ही कोर्ट ऐसा प्रिज्यूम करेगी, देन अब बर्डन ऑफ प्रूफ उस एक्यूज के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। बर्डन ऑफ प्रूफ की बजाय मैं बोलूंगा ऑनस शिफ्ट हो जाएगा। यहां पर मैं रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ बोलने के लिए प्रिजम्पशन ऑफेंस की होनी चाहिए। अब चेक करिए क्या यहाँ पर प्रिजम्पशन ऑफेंस की है, क्या किसी एक फैक्ट की है। यहाँ पर किसी एक फैक्ट की है और वो है कंसेंट, सहमति की प्रिजम्पशन है। ये सहमति नहीं थी, ऑफेंस की प्रिजम्पशन नहीं है कि उसने रेप किया था। कोर्ट शैल प्रिज्यूम द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, द रेप हैज बीन कमिटेड बाय सच एक्यूज, ऐसा नहीं है। जैसा कि सेक्शन 117 में था, जैसा कि सेक्शन 118 में था, वहां पर रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा प्रिजम्पशन के होने के साथ ही। लेकिन यहाँ पर रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है, यहाँ पर ऑनस शिफ्ट होगा। और बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होगा, मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ कभी शिफ्ट होता ही नहीं, वो ऑलवेज प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, ऑलवेज प्लेंटिफ के ऊपर होता है, और उस पार्टी के ऊपर होता है जो अपना केस लेकर आता है कोर्ट के सामने। तो यहां पर तीन फंडामेंटल फैक्ट हैं, तब जाकर प्रिजम्पशन होगी। फटाफट से मैं आपको रिपीट करके बताता हूं। पहला फंडामेंटल फैक्ट है कि एक्यूज ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था प्रोसिक्यूट्रिक्स के साथ, ये प्रूव करना पड़ेगा बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। अगर ये प्रूव नहीं हुआ, इट मींस आगे की आप छोड़ दो बातें। प्रिजम्पशन के थ्रू आप फिर कंसेंट की एब्सेंट को प्रूव नहीं कर सकते, फिर आपको एविडेंस से ही प्रूव करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा बहुत सारी बातें, वो मैं आऊंगा अभी। पहला फैक्ट कि वो एक्यूज ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ेगा। एंड कोर्ट के सामने क्वेश्चन है कि ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स उस वुमेन की कंसेंट के बिना हुआ था क्या, ऐसा क्वेश्चन है। एंड वो लेडी, वो प्रोसिक्यूट्रिक्स कोर्ट में आती है और कोर्ट के सामने अपनी स्टेटमेंट में कहती है कि मैंने कंसेंट नहीं दी थी। देन कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि अब कोर्ट को मानना ही पड़ेगा कि हाँ उस लेडी ने ऐसी कंसेंट नहीं दी थी। ये कहती है सेक्शन 120 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये मामला देखिए,
पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं सेक्शन 64 कहती क्या है, क्योंकि जब तक आप सेक्शन 64 और उसकी सबसेक्शन 2 को नहीं पढ़ लेंगे और साथ में सबसेक्शन 1 को नहीं पढ़ लेंगे, तब तक इसका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर नहीं होगा, आप भूल जाएंगे। तो मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं सेक्शन 64। देखिए ये है सेक्शन 64 भारतीय न्याय संहिता। इसका हेडिंग है पनिशमेंट फॉर रेप। इट मींस इससे पहली सेक्शन है सेक्शन 63, यहां पर रेप की डेफिनेशन दी गई है और इसके आगे शुरू होती है सेक्शन 64 एंड 65 एंड सो ऑन। आगे कुछ सेक्शंस हैं जो इसी रेप की पनिशमेंट बताती हैं। सर्कमस्टांसेस चेंज हुए तो रेप की पनिशमेंट भी चेंज होती है। तो सबसेक्शन 1 पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, whoever except in the cases provided for in subsection 2। इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, except in the cases provided for in subsection 2 of this section। ये सेक्शन 64 की सबसेक्शन 2 को छोड़ दीजिए। इट मींस जो सेक्शन 120 बीएसए में लिखा है उसे आप छोड़ दीजिए, यही तो कह रहा है ये। आप ध्यान से सुनो थोड़ा सा। तो कहता है सबसेक्शन 1 में कि जिस व्यक्ति ने, वो व्यक्ति में कौन व्यक्ति शामिल नहीं है हुएवर में, जो सबसेक्शन 2 में लिखे गए, वो व्यक्ति इस हुएवर में शामिल नहीं है जो सबसेक्शन 1 में लिखा गया, क्योंकि उन्होंने यहां एक्सेप्शन दे दिया उसका। तो हम देखेंगे कि सबसेक्शन 2 में कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसेक्शन 1 में नहीं आएंगे। तो कहा है कि हुएवर कमिट्स रेप shall be punished with rigorous imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। तो यहां कहा गया कि अगर जो सबसेक्शन 2 में कुछ एक लिस्ट दी गई है व्यक्तियों की, उनको छोड़कर अगर किसी और व्यक्ति ने वो ऑफेंस किया जो सेक्शन 63 में डिफाइन किया गया है रेप का, तो पनिशमेंट मिनिमम 10 ईयर होगी, जो बढ़कर लाइफ इंप्रिजनमेंट तक हो सकती है और फाइन भी होगा। अब सबसेक्शन 2 में कौन है, क्योंकि हमारा टारगेट है सबसेक्शन 2। तो मैं ये बताना चाह रहा था, क्योंकि 120 बीएसए में लिखा था कि ये सेक्शन केवल और केवल 64 की सबसेक्शन 2 पर एप्लीकेबल है। इट मींस सबसेक्शन 1 पर एप्लीकेबल नहीं होती। सबसेक्शन 2 में पर्सन अलग है जिसने रेप किया है, और वो पर्सन है कौन, और वो पर्सन ऐसी पोजीशन में है कि वो प्रोसिक्यूट्रिक्स को, उस वुमेन को इन्फ्लुएंस कर सकता था। आप एक बेसिक बात माइंड में बैठा कर कि वो पर्सन जो सबसेक्शन 2 में लिखे जा रहे हैं, इनकी पोजीशन ऐसी है कि वो प्रोसिक्यूट्रिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे कि पुलिस कस्टडी में अगर कोई वुमेन है, अब पुलिस कस्टडी में वुमेन है तो वो वैसे ही डरी हुई होती है, और डर होता है कि मैंने, क्योंकि अकेली होती है और उसे डर लगा रहता है कि मैंने यहां पर रेसिस्ट किया तो ये मुझे मार ना दें या मुझे कोई दूसरी चोट ना पहुंचा दें या मेरे खिलाफ कुछ और केस ना बना। तो कभी कभी लेडी अपनी विल नहीं होने के बावजूद भी, कोई रेसिस्ट नहीं करती, इवन कंसेंट भी नहीं होती उसकी, फिर भी रेसिस्ट नहीं करती है, मना नहीं करती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के। तो यहां पर जो वो पुलिस ऑफिसर है जिसने अपनी कस्टडी में कोई रेप किया है, तो वो एक एडवांटेज की पोजीशन में है, एक ऐसी पोजीशन में है जो ऑर्डिनरी आदमी ये फायदा नहीं ले सकता। तो ऐसे लोग जो ऑर्डिनरी हैं, जो ऐसी एडवांस वाली पोजीशन में, एडवांटेज वाली पोजीशन में नहीं हैं, उनके लिए है सबसेक्शन 1, लेकिन उनके लिए 120 एप्लीकेबल नहीं है। 120 बीएसए एप्लीकेबल नहीं है का मतलब है कि वहां तो बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट प्रोसिक्यूशन को ही प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसी लेडी की कंसेंट नहीं थी ऐसे सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर। लेकिन अगर वो पर्सन ऐसे हैं जो सबसेक्शन 2 में लिखे गए, तो फिर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एविडेंस से प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वहां पर
प्रिजम्पशन से काम चल सकता है। तो देखिए सबसेक्शन 2 में कौन लिखा गया है? ए, बीइंग अ पुलिस ऑफिसर कमिट्स रेप। इट मींस रेप किसने किया है? पुलिस ऑफिसर ने। इट मींस इसकी जो पोजीशन है ये कुछ ऑर्डिनरी पर्सन से हटकर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक पुलिस ऑफिसर ने कहीं भी रेप कर दिया तो उस पे उसके अगेंस्ट सेक्शन 64 और सबसेक्शन 2 का चार्ज लग जाएगा या उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन शुरू हो जाएगा। पुलिस ऑफिसर तो है, पुलिस ऑफिसर ने रेप किया है, बट कब किया है ये भी इंपॉर्टेंट है और ये आगे लिखा गया है। तो पीछे वाली लाइन आप याद रखेंगे, व्हेन पुलिस ऑफिसर कमिट्स रेप, कहां? within the limits of police station to which such police officer is appointed। जहां पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट किया गया ड्यूटी के लिए उस पुलिस स्टेशन की लिमिट के अंदर रेप किया गया है, देन सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल होगी और देन सेक्शन 120 बीएसए के थ्रू प्रिजम्पशन की जा सकती है कि ऐसी लेडी ने कंसेंट नहीं दी थी। अब ऑनस शिफ्ट हो जाएगा उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर जिसके ऊपर आरोप है कि उसने पुलिस स्टेशन की लिमिट में रेप किया है। उस पर ऑनस शिफ्ट हो जाएगा कि वो प्रूव करे कि हाँ ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया वो उसकी कंसेंट के साथ किया गया। दूसरा, वही पुलिस ऑफिसर जो रेप किया उसने, द रेप इज कमिटेड इन द प्रीमिसेस ऑफ एनी स्टेशन हाउस। यानी किसी पुलिस स्टेशन के प्रीमिसेस के अंदर अगर रेप किया पुलिस ऑफिसर ने, देन ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगी, देन 120 बीएसए एप्लीकेबल हो जाएगी, देन ऑनस शिफ्ट हो जाएगा अब ऐसे पुलिस ऑफिसर के ऊपर कि वो प्रूव करे कि हाँ ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स कंसेंट से हुआ था। बट प्रिजम्पशन तो रेज हो गई कि कंसेंट लेडी की नहीं थी। तीसरा, पुलिस ऑफिसर कमिट्स रेप ऑन अ वुमेन इन सच पुलिस ऑफिसर्स कस्टडी। स्टेशन नहीं है, पुलिस स्टेशन में रेप नहीं हुआ, पुलिस स्टेशन की लिमिट में रेप नहीं हुआ, बट पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में थी वो वुमेन, देन उस पर रेप हुआ, चाहे वो कहीं भी था, बट कस्टडी में थी पुलिस ऑफिसर की, देन उस वुमेन पर अगर रेप हुआ है और इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू सच पुलिस ऑफिसर। मान लो यहां पर दो क्लॉज हैं, एक क्लॉज में बोला गया कि जिस पुलिस ऑफिसर पर आरोप है कि उसने रेप किया उसी की कस्टडी में वुमेन थी, या फिर उसकी कस्टडी में ना होकर उसके सबऑर्डिनेट की कस्टडी में वो लेडी थी, तब रेप किया उसने, तब भी सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 अट्रैक्ट होगी और सेक्शन 120 बीएसए एप्लीकेबल हो जाएगी और ऑनस शिफ्ट हो जाएगा ऐसे पुलिस ऑफिसर के ऊपर। अदरवाइज सेक्शन 120 बी एप्लीकेबल नहीं होगी। केवल और केवल इन्हीं बातों के लिए, ऐसे ही पर्संस के लिए एप्लीकेबल है सेक्शन 120, अदरवाइज नहीं है। बी क्लॉज, ए में तो था पुलिस ऑफिसर, अब बी में देखिए कौन है, बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट। अब पुलिस ऑफिसर स्पेसिफिक था, अब यहां पर पब्लिक सर्वेंट हो गया, जबकि पुलिस ऑफिसर भी एक पब्लिक सर्वेंट होता है, बट क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन लिख दिया गया है तो अब यहां क्लॉज बी में पब्लिक सर्वेंट नहीं है। पब्लिक सर्वेंट कमिट्स रेप ऑन अ वुमेन इन सच पब्लिक सर्वेंट्स कस्टडी। अगर पब्लिक सर्वेंट की कस्टडी में वो वुमेन थी, देन उस समय पब्लिक सर्वेंट ने रेप किया ऐसी वुमेन पर, देन सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल होगी, देन सेक्शन 120 बीएसए एप्लीकेबल हो जाएगी और ऑनस ऐसे पब्लिक सर्वेंट पर शिफ्ट हो जाएगा कि वो प्रूव करे कि हाँ कंसेंट से सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था। और ये तभी पॉसिबल है कि पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था ये प्रूव हो जाए। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स ही प्रूव नहीं हुआ तो इस एक्यूज को क्यों प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने कंसेंट से किया है, जबकि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ ही नहीं, तो वो कंसेंट की तो बात ही नहीं आई। इसलिए सेक्सुअल इंटरकोर्स का प्रूव होना कंपलसरी है, फंडामेंटल फैक्ट है। और अगर पब्लिक सर्वेंट की कस्टडी में नहीं थी तो उस पब्लिक सर्वेंट के सबऑर्डिनेट की कस्टडी में थी ऐसी लेडी, देन रेप किया उस पब्लिक सर्वेंट ने, तो भी ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगी। इसी तरीके से आप एक बार ये सारी क्लॉजेज पढ़ लेना। मैं क्योंकि बीएनएस की क्लास नहीं है इसलिए मैं ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा। 120 बी में क्या वर्ड यूज हुआ था, 120 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में
कि सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रूव हो गया है ऐसी वुमेन के साथ। तो अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स? तो वहीं पर लिखा है सेक्शन 120 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लिखा है कि जहां पर सेक्सुअल इंटरकोर्स वर्ड यूज हुआ है, इसका मीनिंग उन सभी एक्ट से है जो एक्ट सेक्शन 63 में लिखे हैं। जो जो एक्ट सेक्शन 63 जहां पर रेप की डेफिनेशन दी गई है, जो एक्ट्स वहां पर लिखे गए हैं, वो सारे एक्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स की कैटेगरी में आएंगे। अगर उनमें से कोई भी एक्ट प्रूव हो गया है, इट मींस सेक्शन 120 का पहला फंडामेंटल फैक्ट प्रूव हो गया कि ऐसे एक्यूज ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि वो एक्ट हैं कौन कौन से जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा सेक्शन 63 भारतीय न्याय संहिता। उससे पहले एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो सेक्शन 120 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये केवल और केवल 64 और उसके सबसेक्शन 2 बीएनएस तक ही क्यों लिमिटेड रखी है? तो इसके लिए आप देखिए, केस था तुकाराम वर्सेस महाराष्ट्र और 1979 का केस है। और इसी केस के आधार पर 1983 में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था और उसके आधार पर यह सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट में ऐड की गई थी 114 कैपिटल ए। कब ऐड की गई थी? 1983। किस केस के आधार पर की गई थी? तुकाराम वर्सेस महाराष्ट्र। नाम याद कर लो इस केस का, पूछा जा सकता है कि ये कौन सा केस हुआ था जब सेक्शन 114 ए ऐड की गई थी। आखिर हुआ क्या था तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाले केस में? एक्चुअली ये एक पुलिस ऑफिसर है और आरोप है कि इस पुलिस ऑफिसर ने अपनी कस्टडी में पुलिस स्टेशन के अंदर एक लेडी के साथ रेप किया था। और इस मामले में लेडी के शरीर पर कहीं कोई भी रेसिस्ट करने का कोई एक ऐसी इंजरी नहीं थी जिससे ये प्रूव किया जा सकता हो कि लेडी ने अपनी कंसेंट नहीं दी थी। क्योंकि जनरल रूल ये है दोस्तों, ह्यूमन, जो अभी हमने इससे पहली सेक्शन पढ़ी थी कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, कि अगर मान लो किसी लेडी के अगेंस्ट रेप हो रहा है और वो लेडी रेप हो रहा है मतलब उसकी बिना कंसेंट के कोई पर्सन सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहता है, तो ह्यूमन कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट क्या होगा कि वो लेडी रेसिस्ट करेगी, विरोध करेगी ऐसे सेक्सुअल इंटरकोर्स का। और जब विरोध करेगी तो एक्यूज की बॉडी पर भी कुछ इंजरी मार्क्स होंगे एंड इस लेडी की बॉडी पर भी कुछ इंजरी मार्क्स होंगे। कपड़े फटेंगे, बाल टूटेंगे, नाखून चुभेंगे, बहुत सारे और ऐसे इंप्रेशंस हो सकते हैं बॉडी के ऊपर और सीन ऑफ क्राइम पर, जिनसे देखकर प्रूव किया जा सकता है, जिन एविडेंसेस को कोर्ट में प्रोड्यूस करके प्रूव किया जा सकता है कि लेडी की कंसेंट नहीं रही थी, विदाउट कंसेंट ऐसा इंटरकोर्स किया गया था। लेकिन इस मामले में ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं था जिसके आधार पर यह कहा जा सकता हो कि हाँ, इस लेडी की कंसेंट नहीं रही थी। तो एक्यूज यही प्रूव करना चाहता था कि जो कुछ हुआ है वो कंसेंट से हुआ है और रेप की कैटेगरी में नहीं। तो ये कहीं ना कहीं ये सोचा लेजिस्लेचर ने ऐसा सोचा कि इस लेडी ने रेसिस्ट क्यों नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये पाया गया क्योंकि ये पुलिस की कस्टडी में थी, पुलिस स्टेशन में ऐसा हो रहा था, तो लेडी रेसिस्ट करना उचित नहीं समझा लेडी ने। तो इसी लूप होल का फायदा उठाना चाहा तुकाराम ने। ये मामला है 79 का, इसीलिए 1983 में क्रिमिनल अमेंडमेंट किया गया और सेक्शन 100 कैपिटल ए लाई गई। क्योंकि ये जब तक केस हुआ 1979 में तो ये सेक्शन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में नहीं थी। अर्थात कि प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी थी कि ये प्रूव करे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाकर कि जब ये सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो इस लेडी की कंसेंट नहीं थी
अब ऐसे मामले में तो ये प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा था, कैसे प्रूव करें, और वो भी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करें। देखिए सेक्सुअल इंटरकोर्स तो प्रूव हो जाता है मेडिकल एविडेंसेस से, सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रूव करना पहली कंडीशन है रेप के लिए। दूसरी कंडीशन है कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स बिना कंसेंट के हुआ था। अब इसको प्रूव करना ऐसी सिचुएशन में जहां लेडी ने बिल्कुल रेसिस्ट नहीं किया, ये इम्पॉसिबल वर्क होता था। तो ऐसे मामलों में जहां हो सकता है कि लेडी रेसिस्ट ना करे, ऐसे मामलों के लिए इस सेक्शन को ऐड किया गया था 114 और कहा गया था कि ये जो सेक्शन 376 और उसकी सबसेक्शन 2 में कुछ ऐसे ही पर्सन्स लिखे हैं जहां पर हालात ऐसे हो सकते थे कि लेडी रेसिस्ट ना करे और कंसेंट को प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाए। तो ऐसे ही मामलों के लिए लिख दिया कि लेडी ने अगर ये कह दिया आकर कोर्ट में कि मेरी कंसेंट नहीं थी, तो अब कोर्ट प्रिज्यूम करेगा, शैल प्रिज्यूम कि हाँ कंसेंट नहीं थी। लेकिन इस सेक्शन के आने से पहले ऐसा नहीं था कि केवल लेडी ने आकर बोल दिया कि मेरी कंसेंट नहीं थी, प्रोसिक्यूटर्स ने बोल दिया, तो केवल इतने मात्र से कंसेंट प्रूव नहीं होती। यहां पर क्रॉस एग्जामिनेशन करते थे, आपने मूवीज में भी देखा हो। जब एक्यूज क्रॉस एग्जामिनेशन करता है तो वो कहता है कि हाँ, जब आपके साथ अगर आपकी कंसेंट नहीं थी तो आपने तो विरोध भी किया होगा, आपने तो हाथ पैर भी चलाए होंगे, आपने तो बाल भी खींचे होंगे, इसका मुंह भी नोचा होगा। वो हर एक कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट जो एक लेडी ऐसे सर्कमस्टांसेस में करना चाहिए उसको, वो सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे इससे, और सभी का जवाब क्या आता था? ना आता था, नहीं आता था। देन कोर्ट को ये एक्यूज ये दिखाना चाहता था कि देखिए, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस के जवाब ना में आए हैं और यही कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट है कि अगर किसी लेडी के साथ जबरदस्ती हो रही है तो ये सारे एक्ट वो करेगी, और अगर ये सारे एक्ट उसने नहीं किए हैं तो अगेन ह्यूमन कॉमन कोर्स ऑफ कंडक्ट है, अगेन कॉमन कोर्स ऑफ कंडक्ट है कि ऐसा तभी करेगी लेडी जब वो कंसेंट के साथ किसी से अपनी मर्जी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स। इट मींस दूसरी तरफ कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट देखें तो इसका मतलब ये निकल कर आता है कि इसने अपनी मर्जी से किया है, जो रेप की कैटेगरी में नहीं आता है। तो ऐसी सिचुएशंस को टैकल करने के लिए सेक्शन 114 ए लाई गई थी और केवल सेक्शन 376 सबसेक्शन 2 आईपीसी वाले ऑफेंसेस के लिए लाई गई थी, जो आज की डेट में सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 बीएनएस है। इट मींस ये सेक्शन आज की डेट में ये 120 बी ऐसे हो गई है, ये केवल और केवल इसके लिए एप्लीकेबल है, इन दोनों का रिलेशन है, अदरवाइज और सेक्शंस का रिलेशन नहीं है। किसी एक ऑर्डिनरी पर्सन ने अगर रेप किया है तो उस पर ये प्रिजम्पशन एप्लीकेबल नहीं होती। और देखिए, इस सेक्शन को जब ऐड किया गया था तो एक्चुअल में रेप की डेफिनेशन क्या थी? जो आज डेफिनेशन लिखी है वो नहीं थी रेप की डेफिनेशन। वहां पर लिखा गया था अ मैन इज सेड टू कमिट रेप if he had sexual intercourse with a woman, if he had a sexual intercourse with a woman, अगर किसी स्त्री के साथ किसी मैन ने अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, वन ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, नीचे लिखी हुई सर्कमस्टांसेस में से किसी भी सर्कमस्टांसेस में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, जो सर्कमस्टांसेस लिखे हैं उनमें कंसेंट की ही बात है कहीं ना कहीं, तो कहा जाएगा कि ऐसे व्यक्ति ने रेप किया है। और आज की डेट में सेक्सुअल इंटरकोर्स वर्ड रेप की डेफिनेशन को लिखते लिखते आपको मिलेगा ही, सेक्सुअल इंटरकोर्स को हटा दिया गया। तो कॉमन सी बात है कि जिन वर्ड्स से, जिन सेंटेंसेस से इस सेक्सुअल इंटरकोर्स को रिप्लेस किया गया है, वही मीनिंग होगा सेक्सुअल इंटरकोर्स का, और वही वर्ड्स हैं सेक्शन 63 और उसके अंदर 4 क्लॉज हैं ए टू डी। जब आप इनको पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें हैं, इन्हीं को कहा जाएगा कि इनमें से कोई भी एक्ट कर दिया गया है तो कहा जाएगा कि उस एक्यूज ने एक सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दिया है, और अगर ये एक्ट प्रूव हो गए इट मीन सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रूव हो गया, और पहला फंडामेंटल फैक्ट ऑफ सेक्शन 120 भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी प्रूव। और अगर इसके बाद लेडी प्रोसिक्यूटर्स आकर अगर कोर्ट में ये कहती है कि ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स जब इस एक्यूज ने किया
तो मेरी कंसेंट नहीं थी, देन कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि हाँ बिना कंसेंट के ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया था। इट मींस दो फैक्ट प्रूव हो गए कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था, बिना कंसेंट के हुआ था। इट मींस रेप प्रूव हो गया है। रेप के लिए बेसिक यही बातें चाहिए जो सेक्शन 63 में लिखी है। मैं आपको एक बारी जल्दी से सेक्शन 63 दिखा देता हूं। देखिए ये है सेक्शन 63, तो ये है भारतीय न्याय संहिता। कहा गया है अ मैन इज सेड टू कमिट रेप, एक आदमी ने, पुरुष ने ये रेप कमिट किया है, बलात्कार किया है, इफ ही, वहां पर पहले लिखा हुआ था इफ ही हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वुमेन, बट अब ये इफ ही हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वुमेन को हटाकर नीचे लिख दिया गया है ये चार क्लोजेस ए बी सी डी, इनमें से अगर किसी भी एक क्लॉज में फॉल करेगा एक्ट उस पर्सन का, मैन का, देन कहा जाएगा कि उसने रेप किया है। और यही चार एक्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। मींस अगर आप 120 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रिजम्पशन को रेज करना चाहते हैं तो पहला फंडामेंटल फैक्ट इनमें से ही कोई एक प्रूव करना पड़ेगा। इनको आप स्वयं पढ़ के देख लेना, मैं पढ़ के बताऊंगा, आपको तो अच्छा नहीं लगेगा, बाकी जब बीएनएस की बात होगी तो देन देखेंगे, हम पढ़ के भी बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सेक्शन 120 समझ आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, हाइप करिए, कमेंट करके बताइए, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। अब चैप्टर नंबर 7 बर्डन ऑफ प्रूफ एंड हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर पर हम एंटर करेंगे और लगभग दोस्तों हम अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, और मुझे भी खुशी हो रही है कि मैं एटलीस्ट यहाँ तक खींच कर लाया हूँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम को। और दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मैं मानता हूँ कि आप सीरियस व्यूअर हैं, और सीरियस व्यूअर अगर आप मेरे हैं तो मैं आपको अगेन वो बात रिपीट करना चाहूंगा कि आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए लॉ को पढ़ने के लिए, और एक प्रोविजन जो आपने पढ़ लिया है उसके फंडामेंटल जो उसके बेसिक हैं कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रहना चाहिए, जिससे कि आगे उसी से कनेक्टेड प्रोविजन कोई आ जाए पढ़ते पढ़ते तो आपका माइंड तुरंत कनेक्ट कर दे कि हाँ इस प्रोविजन के बारे में जो बातें हो रही हैं वो दूसरी प्रोविजन में भी हो रही हैं। चलिए उसको पढ़ के देखते हैं कि वहां पर क्या लिखा है और कितना कनेक्ट होता है। तो मेमोरी को अच्छा करने के लिए अगेन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि दिन में आधा घंटा, पौना घंटा या 1 घंटा ऐसा निकालें। किताब से पढ़ रहे हैं तो किताबें बंद, फोन से पढ़ रहे हैं तो फोन बंद, लैपटॉप बंद, आंख बंद करके बैठ जाइए, बिल्कुल कोई काम नहीं। इसको कहेंगे हम एक्टिव थिंकिंग। थिंकिंग तो हम हमेशा ही करते रहते हैं, एक सेकंड के लिए भी हमारा दिमाग बिना थिंकिंग के नहीं रह सकता, बट एक्टिव थिंकिंग का मतलब है कि इंटेंशनली पर्टिकुलर फील्ड पर जाकर मुझे एक्टिव करना है, अपने माइंड को कंसंट्रेट करना है। देन जो मैंने पढ़ा है पीछे लॉ के बारे में, जितने प्रोविजंस पढ़े हैं उन पर मैं अपना माइंड लेकर जाऊंगा, और फिर मैं सोचूंगा कि वहां पर क्या लिखा था। इसमें उसमें ऑब्जर्व करिए कि आप और क्या क्या बातें यहाँ हो सकती हैं, यही प्रोविजन कहाँ दूसरी जगह कनेक्ट था, क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वहां पर, कौन सी बात तो मुझे भूलनी ही नहीं है, आंसर में आनी ही चाहिए। इस तरीके से आप सोचेंगे दोस्तों तो आपका जो थॉट प्रोसेस है इतना स्पीडी हो जाएगा, और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो वो जो रिकॉल कर फैक्ट्स को रिकॉल करने वाली बात होगी बहुत स्पीड से होगी, अच्छा आंसर करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और आप दूसरों से अलग हो जाएंगे। देखिए आप सिंसियर व्यूअर हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैंने इंस्टाग्राम पर भी एक एक कॉन्सेप्ट को एक एक मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट में बताना शुरू कर दिया है। तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन करिए। और वैसे भी सर्च करना चाहते हैं तो लीगल अंडर स्कोर लैम्प है, आप इंस्टाग्राम पर जाइए, उसको फॉलो करिए, वहां पर भी थोड़ी थोड़ी देर में छोटी छोटी बातों से आपको बहुत सारी बातें सीखने को। तो ठीक है दोस्तों, कल नेक्स्ट चैप्टर पर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय